नमस्कार। आज से 4-5 दिन पहले देश में एक बार फिर जाति का जिन बाहर आ गया। ये तो नेता अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिशें करते रहते हैं और अब कई तरीके के जिन्न निकालने में माहिर भी हो गए हैं वो। लेकिन ये जिन्न ऐसा है कि जिससे उनको लगता है कि उनकी नैया पार हो जाएगी, उनको लगता है कि देश में एक बड़ी क्रांति हो जाएगी और सामाजिक न्याय की एक बड़ी भरपाई होने की दिशा में कदम होगा। लोहिया राम मनोहर लोहिया जी अक्सर कहा करते थे कि जिसकी जितनी गिनती उतना समाज में जिसकी जितनी गिनती है, जितनी हिस्सा उसी उतनी हिस्सेदारी ली जाए। मंडल आते-आते बहुत सारे परिवर्तन हम सबने देखे, उसका अ, अ, सब कुछ देखा उसका और ये बात भी सही है कि एक तरफ जब पहले जो गरीब-गुरबे होते थे, जो कुचले अ, लोग होते थे, उन पर अत्याचार भी खूब होता था। लेकिन धीरे-धीरे ये प्रक्रिया खत्म हुई और देश एक नए रास्ते पे। अब जब सत्ता की होड़ के लिए सब कुछ होने लग गया हो और ऐसा नहीं कि एक जगह हो रहा हो, सब जगह हो रहा है, उसमें कुछ काम जो होते हैं, अ, उसका एक सीधा-सा अर्थ नहीं रहता है। और अगर अर्थ नहीं रहता है तो उसके अनर्थ होने की भी संभावनाएँ, आशंकाएँ बहुत सारी रहती हैं। बिहार में जाति आधारित गणना, ये जनगणना नहीं है, ये बहुत आपको साफ होना चाहिए। जनगणना का अधिकार जो है वो केंद्र के पास होता है। गणना है आप करा सकते हैं और उससे कहा ये जाता है कि आपको बड़ा फ़ायदा होगा और नीतियाँ वगैरह-वगैरह बनाने में आसानी मिलेगी और बिहार ने पहली बार ये काम करके वो अव्वल आ भी गया कि उसने जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी कर दिए। कई लोगों ने पहले भी कराए हैं, कई राज्यों ने कराए हैं। लेकिन इस मामले में आशंकाओं के बादल भी कम नहीं अ, गिर रहे हैं। तय है कि उससे फ़ायदा भी होगा और तय है कि इससे कुछ लोगों में आशंकाएँ होंगी, कुछ वर्ग में आशंकाएँ होंगी। इन सबको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब 3-4 दिन हो चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें इसमें छन चुकी हैं, तो इस पर आगे क्या-क्या आशंकाएँ हो सकती हैं, किस तरीके से देश को उसमें निपटना चाहिए, किस तरीके से समाज के बाकी वर्गों को निपटना चाहिए और कैसे कम जाति वालों और कम कम नंबर्स वालों को और ज़्यादा नंबर्स वालों को, दोनों को बिहेव करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो समाज विज्ञानी ही नहीं है, बल्कि बिहार से भी हैं और उसको बहुत अध्ययन भी उन्होंने किया है। मैं बात कर रहा हूँ एनआईटी अहमदाबाद के प्रोफ़ेसर और डीन मिहिर भोले साहब का। मिहिर जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका कि आपने नवोदय टाइम्स पंजाब के सीधे बातचीत करने के लिए समय निकाला और मैंने जानबूझ के इस बातचीत को का एक जो प्रस्तावना है थोड़ी बड़ी रखी और क्योंकि उसमें जिस तरह से आंकड़े सामने आए हैं और 13 करोड़ की जनसंख्या के आंकड़े सामने आए हैं। 13 करोड़ की गिनती करना अपने आप में बहुत आसान काम नहीं है। नीतीश कुमार की सरकार ने किया। निश्चित रूप से वो अगर सही तरीके से हुआ तो बधाई के पात्र हैं वो। और जो आंकड़े आए हैं, वो लेकर के कई बार कई तरीके से चौंकाते भी हैं और साथ-साथ ये भी अ, उसका असर होता है कि कुछ जातियाँ तो पहले से ही एक उनका व्यवहार एग्रेशन भरा रहता है समाज में अपने तरीके से मंडल के बाद एक दूसरी स्थितियाँ बनी हैं। तो अब आप जो आंकड़ों को किस तरह से देखते हैं? बड़ा बड़ी अच्छी भूमिका आपकी थी जिस संदर्भ में हम लोग आज चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें 2-3 जो मुद्दे हैं बड़े प्रमुख हैं। अब जिस तरीके से समाज को समझने वाले लोग और विशेष रूप से अगर जो व्यक्ति बिहार से जिसका संबंध रहा हो, वो जिस तरीके से देखता है वो भी महत्वपूर्ण है। बिहार दुर्भाग्यवश एक जाति की राजनीति, जाति व्यवस्था में, अगर मैं उसको नहीं कह सकता कि जाति व्यवस्था से ग्रसित प्रदेश था,
लेकिन जातिगत राजनीति से ग्रसित प्रदेश को निश्चित रूप से और बना दिया गया। और समय के साथ ये धीरे धीरे जातिगत जो एक राजनीति के ऊपर जो जाति हावी होती चली गई, उसमें शायद बिहार की बड़ी एक अग्रिम श्रेणी का राज्य था। तो एक तो ये सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा। उसने कुछ हद तक अगर आप कहें तो कुछ उसके फायदे हुए। फायदे तो इस तरीके से हुए कि जो निश्चित रूप से जो थोड़ी पिछड़ी जातियां थी हमारी, हाशिए पे थी जातियां, तो मंडल के बाद या मंडल जैसे जो एसर्शन थे, पॉलिटिकल एसर्शन जो हुए बिहार में अलग अलग आंदोलनों के दौरान, तो उसकी वजह से उनका जो कहते हैं कि केंद्र बिंदु में आना, या उनका वो मार्जिन से फिर वो मतलब एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की तरफ आना, ये तो सुनिश्चित हुआ, इसमें शक नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यवश उसके साथ साथ जो एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई, तो समस्या ये हो गई कि जाति की राजनीति एक डोमिनेंस की राजनीति का रूप ले ली। अब इसमें मूल रूप से धारणा अगर समाजवादियों की अगर आप देखें, क्योंकि मैं खुद एक समाजवादी परिवार से आता हूं, मेरे पिताजी खुद एक सोशलिस्ट पार्टी के पुराने लीडर रह चुके पिताजी, और मेरे दादा वगैरह जो फ्रीडम फाइटर थे, जेपी के काफी क्लोज एसोसिएट्स में से रहे। तो बिहार के सोशलिस्ट जो पॉलिटिक्स थी उसको भी कुछ समझने का, देखने का मौका तो मुझे मिला ही। अब उसमें ये बात जरूर थी कि जो हाशिए पे लोग हैं समाज के और जातिगत कारण से हाशिए पे हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाके और उनकी स्थिति को सुदृढ़ किया गया। तो ये अपने आप में, इससे मुझे नहीं लगता किसी को कोई इनकार, न तब था, ना आज है, ना आगे होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत एक गलत विचार हो जाएगा। लेकिन समस्या कहाँ पे खड़ी हो गई? समस्या तब खड़ी हो गई जब उसके साथ एक नारा जोड़ दिया गया कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी उसकी भागीदारी, इस किस्म से, यानी कि इन 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 प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन आपका आपका जो है रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए गवर्नमेंट में, पॉलिटिक्स में। देखिए अब इसके साथ समस्या क्या हो जाती है सबसे बड़ी, कि एक तरफ ये हम जब हिंदू वर्सेस मुस्लिम की पॉलिटिक्स जब भारत में देखते हैं, तो यही नारा उठाया जाता है कि मेजॉरिटेरियनिज्म की बात की तरफ ये जा रहा है, ये हिंदू मेजॉरिटेरियन सोसाइटी हो रहा है, जहाँ माइनॉरिटीज के लिए अधिकार उनके छीने जा रहे हैं। लेकिन यही बात जब जातियों पे आ जाती है तो ये पूरा नैरेटिव बदल दिया जाता है और कहा जाता है कि भाई जितनी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी। अब ये दो किस्म के नैरेटिव जो परस्पर बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग नैरेटिव है, ये समाज को किस दिशा में ले जाएंगे, इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। क्योंकि क्योंकि ये जो आंकड़े आए हैं इसमें अब बहुत सारे लीडर्स ने कहा, हमारे कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी ने भी कहा कि भाई ओबीसी की आबादी मालूम हो गई। अब ये मुझे थोड़ा ताज्जुब होता है कि ओबीसी की आबादी तो अगर पहले से भी मालूम, आपने जातियों की गणना न भी की हो तो लोग भी, तो भी आपको आबादी का एक क्या प्रतिशत है मोटे तौर पे जो भी पॉलिटिक्स में था या सामाजिक इससे जुड़ा हुआ था, उसको तो ये मालूम होता ही था। इसमें रेवोल्यूशन क्या है? इसमें नया तो कुछ है नहीं, लोगों को मालूम ही था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये उसके साथ खड़ी हो जाती है कि उसमें आप देखने जाएं तो एक जाति विशेष का जो न्यूमेरिकल डोमिनेंस है वो इतना अधिक दिखाया गया है, जबकि मैं आपको बताऊं जब इसके पहले की जो भी जातिगत जनगणना वगैरह हुई है, थोड़ी बहुत अलग अलग किस्म के जो सर्वेस हुए हैं, उसमें सही मायने में आप देखिए तो सिंगल डिजिट में ही बड़ी से बड़ी जातियां सीमित होकर रह गई, क्योंकि 200 के करीब जातियां हैं। अब 200 के करीब जातियों का अनुपात अगर आप निकालेंगे तो इतना ओवरवेलमिंग कोई नहीं होता। तो अब तो पहला शक लोगों को इसी बात पे हो रहा है कि एक जाति विशेष का नंबर क्यों इतना अधिक दिख रहा है। और कई जातियां ऐसी हो गई है, कई 215 के आसपास कुछ जातियों का सर्वेक्षण ये बता रहे हैं, जो बिल्कुल जो सो कॉल्ड जो जनरल कैटेगरी की जातियां हैं, विशेष रूप से मैं कास्टों का जिक्र करना चाहूंगा, उनकी जनसंख्या 1% से भी कम दिखाई दी। अब मैं इस बात को भी इनकार नहीं करता कि जो पोस्ट मंडल जो एरा था उसमें निश्चित रूप से अगर जाति विशेष के हिसाब से देखें तो कास्टों का पलायन हुआ बड़ी संख्या में बिहार के बाद नौकरी चाकरी की तलाश में। लेकिन उसके बावजूद वो संख्या इतनी कम नहीं है कि 1% से भी नीचे हो जाए। और ये सिर्फ अकेली
कोई कायस्थ जाति नहीं जिसकी जनसंख्या 1% से कम है, बहुत सारी जातियों की संख्या उसी तरीके से दिखाई गई है। तो अब ये एक शंका का एक डाउट को क्रिएट करता है लोगों के दिमाग में कि किस आधार पर इसको किया गया है। और इसके परिणाम स्वरूप जो 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 मैं देखता हूं, तो ये एक सोशल मैसेजिंग भी एक किस्म की पॉलिटिकल मसल फ्लेक्सिंग हो जाएगी कि भाई हमारा डोमिनेंस है तो फिर हम इसको पॉलिटिकली डोमिनेट करेंगे। ये एक खतरनाक ट्रेंड हो जाएगा। तो इसके बारे में लोगों को सोचना पड़ेगा कि आप कैसे सेफ गार्ड करें। देखिए, जी। ये सिर्फ ऐसा नहीं है। ये सब जानते थे कि यादव बैकवर्ड में हैं, ज्यादा आगे हैं, लेकिन इतना है 14% है, ये शायद नहीं पता था लोगों को, या इस तरह से असलियत का नहीं कहा जाता। मैं इसे असलियत नाम दे रहा हूँ। उसी तरीके से भूमिहारों के बारे में कहा जाता था कि वो ये दावा करते थे कि 7 और 8% है। उसी तरीके से अभी हाल में ही जनता दल यू के ही नेता सुनील पिंटू ने कहा कि साहब, हमारे समाज को, तेली समाज का बहुत कम नंबर दिखाया गया है। और भी इसी तरीके की शिकायतें सामने आई। खुद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जो कानून मंत्री रह गए उनके पास कोई नहीं आया, बाहर से ही शायद चला गया हो, तो बात दूसरी है। तो बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारा ये कि क्या इसमें भी कुछ मैनिपुलेशंस हुए हैं या गलती से छूट गई। इतनी बड़ी गणना करने में कुछ गलती हो सकती है, लेकिन वो गलती ऐसी हो कि उसका असर बहुत बड़ा हो, ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो अगर ऐसी आपत्तियाँ आ रही हैं कि बातचीत हो रही है, तो इसको कैसे रेक्टिफ़ाई किया जा सकता है, चाहे वो किसी समाज की हो। सब जैसे कि आप पहले कह रहे हैं, हम माना ये जाता था रहा है बिहार में कि 3% 2% तो मिनिमम होगा, 3% से ज़्यादा आस-पास मानते थे कि कायस्थों का है वो। वो लेकिन दशमलव 7-6 ये या ऐसे ही निकला है वो। अब ये वो शून्य जैसा। 0.6 के आस-पास है वो। अब जब 0.6 है, तो वो एक अचानक उनको लगेगा कि साहब नगण्य है कैसे बिल्कुल। ऐसा ये हुआ है। जबकि वहाँ का जो प्रभाव रहा है और राजनीति में उनका हिस्सेदारी रही है, वो बड़े स्तर पर रही है। तो तय है कि पहले भी था उनका उस तरह से। इसी तरीके से यादवों का था, तो यादव का मंडल, पोस्ट मंडल एक दूसरा रूप है, प्री मंडल एक दूसरा रूप है। एससी-एसटी में भी कई तरीके की शिकायतें सामने आई हैं। राजपूतों को लेकर के शिकायतें सामने आई। उनका कहना है कि साहब उनको आपने 3.45% इसमें दिखाया गया है, जबकि उनकी असली दावा उनका है कि 7 से 8% है। चमारों का जो एक वर्ग किया गया है, वो उसमें भी उनको संख्या उनकी कम दिखाई। तो ये किसी की कम, जब बहुत लोग कम कह रहे हैं और हर आदमी कम कह रहा है, कहने को तो फिर यादव समाज भी कह सकता है कि साहब हमारी भी कम है। तो फिर बात कुछ समझ में नहीं आती है। इसका अब रेक्टिफिकेशन कैसे हो सकता है और कारण क्या रहे हैं? एक तो रेक्टिफिकेशन कैसे हो सकता है, जो बड़ा सवाल है, और दूसरा ये कि जैसे आपने कायस्थों का ज़िक्र किया, तो ठीक है, कायस्थों का पलायन भी हो सकता है क्योंकि पढ़ने-लिखने में थे और फिर 90 के बाद पलायन काफ़ी हुआ। पलायन पहले से भी हो रहा था, लेकिन बिहार में पलायन काफ़ी हुआ, पूरा-पूरा परिवार चला गया, बाहर रह गया। क्या यही वजह है, पलायन एक वजह है, या ये कि उसमें फिर जो सवाल और आशंकाएँ की जा रही हैं कि वो कुछ और बात है? देखिए ये तो हम आप निश्चित रूप से जिसके पास वो उस जो इस प्रक्रिया के हिस्सा नहीं थे और जिनके पास वो पूरा गवर्नमेंट का जो रॉ डेटा है वो है अवेलेबल नहीं है, उसके लिए कहना थोड़ा सा मुश्किल भी होगा, थोड़ा अनुचित भी होगा। हम क्वालिटेटिव एक असेसमेंट कर सकते हैं और क्वालिटेटिव असेसमेंट के बीच में दो तीन मुद्दों आधार पे बता सकता हूँ कि अगर आप जैसे मान लीजिए अगर आप फर्ज कर लीजिए कि जैसे कायस्थों की बात करें, तो शहरी क्षेत्रों की आबादी थी उनकी, गांवों ग्रामीण क्षेत्र में आबादी उनकी नहीं थी। और इसी वजह से पटना और मुख्य रूप से दूसरे जो बड़े शहर थे वहां से वो इलेक्शन भी लड़ते थे, जीतते भी थे वगैरह वगैरह। तो बिना एक अब चूंकि इलेक्शन सारे जातिगत आधार पर मुख्य रूप से होते हैं, तो उसका एक बेस तो होना चाहिए, वो बात है अपनी जगह पे। लेकिन मैं उसके इतर जाके एक बात करना चाह रहा हूँ। मैं किसी जाति विशेष के ऊपर इस पूरे डिस्कोर्स को नहीं लेके जा। इसके साथ एक सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आपने ये बताया लोगों को कि ये जातिगत जनगणना का मुख्य उद्देश्य आपके पास
क्या आपने कहा कि ठीक है हम इसके बाद जातियों का उत्थान करेंगे। अब सवाल ये है कि 215 जातियां जहां पे होंगी तो 215 जातियों में जिसमें इस इतना वेरिएंस हो कि एक 14% आप ही के हिसाब से हो और दूसरा नगण्य हो जिसका कि मतलब 0.00 कुछ प्रतिशत हो, आप कैसे इंश्योर करेंगे कि सामाजिक न्याय ऊपर से नीचे तक आया। अब अगर आप इस आधार पे, अब देखिए कितने कॉम्प्लिकेशन इसमें हो। फर्ज कर लीजिए अगर आप जनगणना के आधार पे लोग आरक्षण मांगना शुरू करें कि हमारी जनगणना कम हो गई है, आबादी कम हो गई है, इसलिए हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता है, ये सारी जुड़ी हुई चीजें हैं। तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि सामाजिक न्याय आपने, वो सामाजिक न्याय जातियों जाति विशेष न्याय नहीं है। जब आप सामाजिक न्याय कहते हैं तो सामाजिक न्याय का मतलब है कि समाज का हर एक व्यक्ति इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड एंड कल्चर, जो कि आपका संविधान, हमारा आपका संविधान इस बात को सुनिश्चित करता है, उस बात की गारंटी देता है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो वो जब स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, और दूसरी साइड हम एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की थ्योरी भी लेके आते हैं जिसमें हम कहते हैं कि जो जो पीछे पड़ गए हैं, हाशिए पे गए हैं, उनको आरक्षित करके आरक्षण देके आगे लेके जाते हैं। तो एक तरफ आपके सामने इतनी छोटी 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 जनसंख्या का विभाजन हो गया, उनके लिए आप कैसे सुनिश्चित करेंगे। एक साइड न्यूमेरिकल डोमिनेंस हो गया, न्यूमेरिकल डोमिनेंस की वजह से पॉलिटिकल डोमिनेंस होगा, होता है बिल्कुल जो सामने में आपको दिख रहा है। तो आप इस तरीके से सुनिश्चित कैसे कर पाएंगे कि सामाजिक न्याय आपने अचीव कर लिया। तो उसका एकमात्र यही रास्ता था कि आपको सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करा के ही आप उस सामाजिक न्याय को अचीव कर सकते थे, जो सोशलिस्ट नेताओं का मुख्य रूप से नारा था, मुख्य रूप से विचार था। नारा उन्होंने जो भी दिया, लेकिन मुख्य रूप से विचार तो उनका ये था कि सामाजिक न्याय सबको पहुंचे। अब जब सामाजिक न्याय हम सबको पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तब तो हम अगर जाति गिनने में लग जाएंगे तो सामाजिक न्याय नहीं पहुंचा। वो तो बहुत बहुत बड़ा एक मतलब अपने आप में एक समझिए कि एक फेलियर होगा। दूसरी चीज एक और मैं कहूं, इसके साथ जुड़ी हुई एक बात है कि शुरुआती दौर में जो आरक्षण था वो तो 10 ही वर्षों के लिए था, फिर उसको बढ़ाया गया, सरकारों ने, अलग अलग सरकारों ने महसूस किया कि इसको एक्सटेंड किया जाए और एक्सटेंड किया जाए, चलो उसमें फिलहाल हम बहस नहीं कर। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ये जो आरक्षण की नीति एक ऐसी नीति थी भारत में जिसका कभी भी इवैल्यूएशन, असेसमेंट, पुनरावलोकन वगैरह करने की जरूरत लोगों ने नहीं समझी। ये पॉलिटिकली बड़ा एक लोगों ने ऐसा बना दिया कि इस पे हम इसको देखेंगे ही नहीं कि इसका असर समाज में हुआ तो कहाँ हुआ, कितना हुआ, किन जातियों के बीच हुआ, कौन जातियां अभी भी उसके बाहर रह गई, और ये समाज में जातियां ऊपर नीचे हिस्टोरिकली होती होती रही है। क्योंकि कल स्थिति बहुत खराब थी, आज वो बहुत बेहतर स्थिति में है। पॉलिटिकली बहुत डोमिनेंट हो चुके हैं, इकोनॉमिकली डोमिनेंट हो चुके हैं, सोशल विजिबिलिटी उनकी बढ़ी है। जो बहुत डोमिनेंट थे वो भी अब नीचे चले आए, तो ये तो समाज में होता है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आरक्षण को जब तक साथ साथ सामाजिक न्याय, आरक्षण, जनगणना, ये सारी चीजें आपको एक साथ करके देखनी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा कि वास्तव में अगर आप सामाजिक न्याय को दृष्टि में रखते हुए, दृष्टिगत करते हुए अगर ये सारी प्रक्रिया अपनाई गई है, तो इसमें हाशिए पे अभी भी कौन है। और अब इतने वर्षों के बाद भी हाशिए पे है, इतना आरक्षण देने के बावजूद लोग हाशिए पे हैं, तो इसका मतलब है कि हमको रिविजिट करना पड़ेगा अपने रिजर्वेशन की पॉलिसी को, हमको अपने सोशल जस्टिस की पॉलिसी को भी रिविजिट करना पड़ेगा कि कैसे जो लोग इतना करने के बावजूद उसका फायदा उन तक नहीं पहुंच सका, कुछ लोगों को मिला, जबकि अब इसके भी आंकड़े आपके सामने में आ रहे हैं कि जैसा अभी मैंने देखा है हाल ही में, पिछले कुछ दिनों में, कि अगर पिछड़ी जातियों के बीच में ही 15 ही 20 जातियां हैं जिनको सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, जबकि जातियों की संख्या आप देख लीजिए कितनी अधिक है। तो अब ये जो डोमिनेंट क्लास और डोमिनेंट कास्ट सिंड्रोम जो एक हम कहते हैं सोशियोलॉजी में, ये खड़ा हो जाता है कि जो फायदा ले रहा है वो ले रहा है, जो जो फायदा जिसको मिल चुका उसको तो फिर दूसरों के लिए जगह छोड़नी चाहिए, और जो जिसको निश्चित रूप से फायदा नहीं मिला बिकॉज उसकी संख्या बहुत कम है, जिसको कि नीतीश जी का कुछ हद तक मैं उस प्रयास को बहुत मतलब मैं समझता हूँ कि सार्थक था कि पिछड़ों में भी उन्होंने अति पिछड़ों को समझने की कोशिश की, चलिए बहुत अच्छी बात है।
अगर आप थ्योरेटिकली देखें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन अति पिछड़ों में भी फिर क्या हुआ? क्यों वो लोग अभी तक की, या तो आरक्षण की पॉलिसी को हमको फिर से देखना पड़ेगा, या ये मानना पड़ेगा कि इस किस्म की आरक्षण की पॉलिसी से आप सामाजिक न्याय नहीं कर सकते हैं। तो फिर सामाजिक न्याय के लिए एक अलग से पॉलिसी आपको सोचनी पड़ेगी, जिसमें आप सोशियो इकोनॉमिक इंडाइस पे ही डेवलपमेंट को गिने, ना कि जातियों पे। क्योंकि जब आप जातियों पे डेवलपमेंट को गिनने जाएंगे तो समाज में बहुत ज्यादा विखंडन पैदा होगा, बहुत ज्यादा आपस में एक भेदभाव पैदा होगा, बहुत ज्यादा आपस में एक विद्वेष पैदा होगा, जो कि अच्छी स्थिति नहीं है, न प्रदेश के लिए है, न राज्य के लिए है, न देश के लिए। तो इसके बारे में सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ करके बहुत सीरियसली सोचना। नहीं, लेकिन आप एक बात बहुत साफ निकल के आती है कि सामाजिक न्याय की पॉलिसी को अलग से सोचना होगा। एक आम आदमी ये समझना चाहता है कि आखिर कुछ चीज़ें, कुछ बातें कुछ वर्षों के लिए होती हैं और अभी भी हम लोग मतलब 75 साल बाद भी हम ये बात करने पर मजबूर हैं कि सामाजिक न्याय की नीति हमें या पॉलिसी के बारे में कुछ और सोचना होगा। इसका मतलब क्या है? और इसको संक्षेप में थोड़ा-सा समझाइए ताकि हम लोग फिर इस बात को अपनी तो मैं ये कह रहा था कि जितनी भी हमारी पब्लिक पॉलिसीज होती हैं, तो सरकारें हर पॉलिसीज बनाने के बाद उसका मूल्यांकन करती हैं कुछ वर्षों के बाद कि उसका फायदा हुआ तो कितना हुआ, असेसमेंट किया जाता है, किन लोगों को हुआ, जितना अपेक्षित था उतना हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन उस प्रक्रिया में ये आरक्षण की एक ऐसी पॉलिसी रही जिसकी सही ढंग से समीक्षा या टाइमली समीक्षा या एक बेबाक समीक्षा भारत में हुई नहीं। और सिर्फ हमने किया क्या कि इसका पीरियड सिर्फ एक्सटेंड करते चले गए, एक्सटेंड करते चले गए। और उसके बाद जो झगड़ा हुआ उसमें और जातियों को जोड़ने की बात हो गई कि भाई ये भी पिछड़े हैं, तो लोगों ने उसके लिए भी आंदोलन किया। देश में थोड़ी बेबाक ढंग से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये देश देश की सुरक्षा का, देश की मतलब क्या कहते हैं, मेल मिलाप का इस सारी चीजों से जुड़ा हुआ मामला है। और इसको बहुत हम पैशन में आके इसके बारे में बात नहीं कर सकते। इसके बारे में बहुत ठंडे दिमाग से हमको सोचना पड़ेगा कि हमारी नीयत क्या है, और हमारी नीयत और नीति के बीच में फर्क क्या है। तो नीयत तो हमारी बहुत अच्छी थी, लेकिन नीति में हमारी नीतिगत कुछ उसमें उसकी लिमिटेशंस थी। तो उसको समझने की जरूरत है कि ये नीति हमारी हमको किस हद तक आगे लेके आए। ठीक है, आरक्षण से फायदा हुआ, इसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन फायदा लिमिटेड हो गया, कन्फाइंड हो गया टू सर्टेन टास्क। और जिसका कि अब आंकड़ा बहुत बेबाक ढंग से, खुले ढंग से लोग सामने में पेश कर रहे हैं। और बाकी लोग जो थे वो फिर उसमें पीछे चले गए बहुत, और समाज में और उसके अलावा भी और बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से लोग, जातियां और समूह आगे पीछे होते रहते हैं। तो यदि अगर आप इस बात को, सामाजिक न्याय को व्यक्ति केंद्रित करते हैं, जाति केंद्रित नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। क्योंकि आज अगर आप आंकड़ों को देखने जाए तो जो आपकी पिछड़ा वर्ग जिसको आप कहते हैं, तो उसमें बहुत सारी जातियां जिनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति जो आपके जो जनरल कैटेगरी की जो जातियां उनसे बहुत अच्छी है। अच्छा, ये हर जिले में अलग अलग स्थिति है, हर शहर में अलग अलग स्थिति है, राज्यों में अलग अलग स्थिति है। तो जब नीति आप बनाते हैं तब तो एक पूरे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा आपको। तो शायद ये नीति हमको थोड़े कदम तक आगे लेके आई थी, लेकिन सामाजिक न्याय को देखने के लिए अब हमको एक नया नजरिया लाना पड़ेगा। और जब इस जमाने में जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस सब के एज में जा रहे हैं, तो हमारे सामने डेटा लाना और डेटा को एनालाइज करना ये तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। एक सिंसियरिटी की जरूरत है। तो नीति और नियत के बीच में एक एक संबंध स्थापित करना पड़ेगा, ज्यादा साइंटिफिक बनाना पड़ेगा, और ज्यादा उसमें से फिर इस बात को मान के चलना पड़ेगा कि हमारी नीयत जो है वो ये है कि हम सामाजिक न्याय चाहते हैं। और सामाजिक न्याय से हमारा मतलब है कि समाज के उस पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति, जो किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी इलाके का हो, अगर वो पिछड़ गया है तो उसको आगे लाना है। जी, हम ऐसा नहीं कर अगर सकते वो कि हम अगर किसी वो को आगे पीछे बढ़ाएं और बिल्कुल, पीछे अगर वो रहें। पीछे रह गया है तो उसको आगे बढ़ाया जाए। एक
अजीब सी बात कभी-कभी लगती है। मैं फिर कह रहा हूँ, देश के 75 साल बाद भी जनगणना का सहारा लेने पड़े, जातिगत गणना का सहारा लेना पड़े, तो इसको आप क्या मानते हैं? नहीं, मुझे तो लगता है कि मैं व्यक्तिगत रूप से इससे सहमत नहीं हूँ बिल्कुल। मुझे लगता है कि आज के इस आजादी के अमृत काल में जब हम 75 साल से ऊपर हो चुके हैं और 100वें साल की तरफ आगे अग्रसर है, तो हमको ये समझना चाहिए कि ये डेवलपमेंट का ये मॉडल शायद अब आगे आने वाले वर्षों के लिए हमको नए ढंग से सोचना ही पड़ेगा। और अगर ये चीज एक इंजन था जिसने हमें कुछ दूर आगे बढ़ाया और उसके बाद वो इंजन फेल कर रहा है या उसकी एफिशिएंसी कम हो रही, आबादी भी तो बढ़ी है। आबादी भी अगर आप देखें तो बिहार की आबादी जिस लास्ट सेंसस की याद है मुझे, और करीब जब मैं बिहार में था और रहता था तो उस समय करीब 8 करोड़ के आसपास आबादी थी बिहार की। अभी के सेंसस में 13 करोड़ आबादी हो चुकी है। तो आबादी के प्रोपोर्शन में जातियों की संख्या भी नेचुरल ढंग से बढ़ेगी, तो वो तो बढ़ ही जाएगा। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि हमको समाज के हर हर वर्ग, हर व्यक्ति, हर अल्टीमेटली हमारी मंशा जो है व्यक्ति के ऊपर केंद्रित होनी चाहिए कि समाज का कोई भी व्यक्ति वंचित न रह जाए, भूखा न रह जाए, पीछे न रह जाए, उसको शिक्षा से अच्छी शिक्षा से वंचित न रह जाए। ये सारी चीजें जब इंश्योर करनी पड़ेंगी तो हमारे नीतियों के निर्धारण का तरीका बिल्कुल हमको बदलना। अभी ये जो पैशन में आकर के हम जो बातें कर रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या, अब देखिए इसका एक और सामाजिक पहलू में बता रहा हूँ। अब ये एक सुगबुगाहट एक मैं लोगों के बीच में मैं ट्विटर पे देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, तमाम कई जगह देख रहा हूँ, बड़ा अनर्गल सा लगता है मुझे। पर देखिए 140 करोड़ की आबादी है और अब आप एक होड़ पैदा कर दे रहे हैं जातियों के बीच में। जब ये आवाज उठने लगी है, अरे भाई तुम्हारी आबादी इतनी कम है, अब अपनी आबादी बढ़ाओ। जो 140 करोड़ आबादी ऑलरेडी हो चुकी है, तो जिन लोगों ने आबादी को संतुलित किया वो तो इसका मतलब वो पीछे पड़ गए, अब वो कहेंगे कि मैं डिप्राइव्ड हो गया। अब उनके बीच में एक होड़ लगेगी कि अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, तो ये तो देश के लिए नुकसानदेह हो जाएगा। तो ये जो न्यूमेरिकल डोमिनेंस का जो एक दिमाग में जो असर है कि हमारी संख्या ज्यादा है इसलिए हम मैटर करते हैं और हमको मैटर करना चाहिए, ये राजनीति के लिए, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए ये बहुत ही खतरनाक, उसके पूरे डेमोक्रेसी के पूरे बेसिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। जी। न्यूमेरिकल डोमिनेंस पे हम नहीं जाते। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि न्यूमेरिकल डोमिनेंस को लेकर के बहुत सारा कहा सुना जा सकता है, और उस पर एक सवाल उठाए जा सकते हैं। सवाल इस पूरी गणना पर भी उठाए जा रहे हैं। उसके निश्चित रूप से कुछ लाभ भी होंगे, और राजनीतिक लाभ तो कम से कम दिख ही रहे हैं लोगों को। अब आगे क्या इसका होना है, जैसे कि आपने विचारों में कई बार कहा कि कई चीज़ें कहीं जिसमें ये है कि साहब जिसके कम है वो क्या उस वो किस होड़ में लगेगा या किस तरीके से जाएगा, या जिसकी ज़्यादा संख्या है, वो अपना डोमिनेंस किस तरह दिखाएगा। अभी तक तो गनीमत है कि बयानबाज़ी तक बात है, सीमित है, और अभी मुझे आशंका जिस बात की लगती है कि समाज में कहीं इसको विद्वेष ना बढ़ने पाए। बस यही एक कामना सबसे कर बड़ा सकते हैं। और जी, नहीं, मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा खतरा वही विद्वेष न बढ़ जाए, आपने जो जी, बात कही। वही विद्वेष ना बढ़ने पाए, और यही हम कामना कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, इस पे बातचीत करने के लिए तो बहुत लंबा विषय है, बहुत लंबी बातचीत की जा सकती है, लेकिन फिलहाल इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद एक बात से डॉक्टर मैं मनीष जी। एक लाइन से पंथ पे मैं अगर जोड़ना चाहूँ कि वास्तव में जरूरत भारत सरकार को भी और राज्य सरकारों को भी सोचने की इस बात की जरूरत है कि एक सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा कारगर होगा बनिस्बत जातिगत सर्वेक्षण के। तो एक सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करा के देखना चाहिए कि 75 वर्षों में हम कहाँ पहुंचे, और उसमें जो हमारी जो आरक्षण की नीति थी वो कितनी सार्थक हुई, उसको किस तरीके से सुधारा जा सकता है। इस पे मैं समाप्त करना चाहूँ। बहुत जी, धन्यवाद। चलिए, ये एक अच्छा सुझाव है आपका कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण किया जाए तो उससे ज़्यादा लाभ हो सकता है। बहुत-बहुत शुक्रिया मिहिर जी, धन्यवाद।